हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइटिंग इन सिटी लाइफ पार्ट थर्ड। यस फ्रेंड्स, इससे पहले मेरे सीरीज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। उम्मीद करेंगे कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो कंटिन्यू करते हैं अपना पार्ट और हमारा टॉपिक है आज का अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग। अब देखिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है। तो बेटा अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। इसका मतलब साउथर्न मेसोपोटामिया में सबसे पहले अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, अर्बन एरियाज में हमारा साउथर्न मेसोपोटामिया कैसे कन्वर्ट हुआ। तो देखिए उसके सबसे बड़े दो रीज़न है। पहला रीज़न है टेम्पल और दूसरा रीज़न है किंग। वही हमारी हेडिंग में लिखा है। मतलब हमारा मेसोपोटामिया अर्बन हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट हमारा स्टेप है टेम्पल और दूसरा है किंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हमारी सिटीज़ बननी स्टार्ट होती हैं, ठीक है, मतलब जैसे ही हमारी सिटीज़ बननी स्टार्ट होती है तो वो सिटीज़ क्यों बनी, सबसे पहली अर्ली सिटीज़ बनी ही क्यों। तो बेटा वो इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले क्या बने, टेम्पल्स। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, पहले वहाँ पर सबसे पहले बने टेम्पल्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हमारे टेम्पल बने तो सबसे पहले वो बिल्कुल स्मॉल टेम्पल्स थे, समथिंग अ स्मॉल स्क्वायर रूम, जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था, बिल्कुल भी बेक्ड ईंटें नहीं थी, अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ था। और वहाँ के भगवान कौन से हैं बेटे? वहाँ के भगवान थे मून गॉड, मतलब चंद्रमा वहाँ का भगवान है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, मून गॉड। और गॉडेसेस ऑफ लव एंड वॉर, ईना। ये आपका एमसीक्यू का 1 मार्क का क्वेश्चन है, दोबारा बता देती हूँ। मून गॉड और ईना द गॉडेसेस ऑफ लव एंड वॉर, ठीक है। ये हमारे वहाँ के भगवान हैं मेसोपोटामिया के, जिनकी लोग पूजा करते थे। अब अपनी स्टोरी दोबारा से 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे बनेगा टेम्पल। टेम्पल सबसे पहले बहुत छोटा टेम्पल होगा, इतना छोटा टेम्पल होगा जो कि सिर्फ कच्ची ईंटों से बना बना होगा। धीरे धीरे टेम्पल्स बढ़ते चले जाएंगे। टेम्पल्स में आपके हॉल्स, शेराइन्स, ठीक है, चीज़ें बढ़ती चली गई, मतलब टेम्पल को ह्यूज वे में कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आप पूछेंगे मैडम टेम्पल तो बन गए, अब इसमें आप पूछेंगे कि ये सिटीज़ कैसे बनी। तो देखिए ऑब्वियस सी बात, अब ये मेरा टेम्पल बना है, मैं यहाँ रहती हूँ कहीं दूर, और दूसरे लोग भी कहीं यहाँ रहते हैं, आप भी कहीं दूर रहते हैं। पर जैसे ही टेम्पल बना, ऑफ कोर्स हम अपने टेम्पल में विजिट करना स्टार्ट कर देंगे। हम टेम्पल जाएंगे, टेम्पल्स में हम जो भी चीज़ें बेटा प्रोड्यूस करते होंगे, जैसे ग्रेन्स, वीट, बार्ले, मैं जो भी प्रोड्यूस करती हूँ भगवान के पास लेके जाऊंगी और उनके चरणों में रखूंगी, है ना। मतलब हम डोनेशन देंगे, जो भी आपको देना है हम भगवान को देंगे। अब सोचो मंदिर में सब कुछ आ गया, टेम्पल में क्या आ गया, टेम्पल में वीट भी आ गई, बार्ले भी आ गई, ऑयल्स भी आ गए, है ना। कई लोग जो भी चीज़ें करते होंगे वो सब चीज़ें, इवन फिश भी, आपको पता है वो सब चीज़ें भी टेम्पल्स में दी जाती थी मेसोपोटामिया में। अब इतना सारा, आप सोचिए प्रसाद आ गया, इतना सब कुछ लोगों ने डोनेट कर दिया, अब उसको मेंटेन कौन करेगा? उसके लिए हमें लोग चाहिए। इसका मतलब धीरे धीरे लोग इस टेम्पल्स के आसपास आके रहना स्टार्ट कर देंगे। यस फ्रेंड्स, उसमें से कई लोग बनेंगे स्टोर कीपर, जो सामान का ध्यान रखेंगे, जो आपने डोनेट किया उसको रिकॉर्ड करेंगे। कई लोग होंगे, जैसे आपने वीट दी तो वीट ग्राइंडिंग मशीन लग जाएगी, उससे आटा बनाया जाएगा। आपने सनफ्लावर्स दिए तो उससे ऑयल निकाला जाएगा। मतलब धीरे धीरे जो टेम्पल एक नॉर्मल सिर्फ सिंपल मत्था टेकने के, समझे, वर्शिप करने के काम आता था, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। और जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा तो हम जैसे छोटे छोटे लोग उसी टेम्पल्स के आसपास आके रहने लग जाएंगे। तो देखिए पहले क्या बना बेटा, पहले बना टेम्पल, उसके बाद हमारी उसी टेम्पल से सिटीज़ डेवलप्ड हुई। अब थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज को देखते हैं। अर्ली सेटलर्स कहते हैं कि हमारे टेम्पल एक सिलेक्टेड स्पॉट्स पे बने, जहाँ पर सबसे पहले टेम्पल्स बने। सबसे पहले टेम्पल्स बने बेटा पेक्ड अनब्रेक्ड ब्रिक्स के साथ, है ना, कच्ची ईंटों के साथ। अब टेम्पल कौन से भगवान के बने, तो मैंने आपको बताया मून गॉड के और ईना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। धीरे धीरे टेम्पल्स लार्जर होते चले गए, बहुत सारे रूम्स उसके साथ बनने लग गए, कोर्टयार्ड्स बनने लग गए। अब सबसे पहले एक यहाँ पे भी बात आती है कि जो टेम्पल्स थे वो ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह ही बनते थे, क्योंकि लोगों को लगता था जैसे हमारा हाउस है वैसे ही भगवान का हाउस उसका टेम्पल है, इसलिए टेम्पल को ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह बनाया दिया जाता था। पर ध्यान रखिए, ऑर्डिनरी हाउसेस में बेटा, ये जैसे ये मेरा ऑर्डिनरी हाउस है और ये मेरा टेम्पल है। अब ये टेम्पल है तो टेम्पल और ऑर्डिनरी हाउस में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि टेम्पल में मैं बाहर की बाउंड्री बना दूंगी बेटा,
ऐसी बाउंड्री, जैसे बंगलोज में बाउंड्रीज होती है ना, वैसी बाउंड्री बना दी। और जो ऑर्डिनरी हाउसेज हैं उसमें वो बाउंड्री नहीं होती। ये आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वाई द टेम्पल्स लुक लाइक अ ऑर्डिनरी हाउस। तो देखिए ये रहा आपका आंसर। टेम्पल वाज द हाउस ऑफ गॉड, ठीक है। और इसीलिए वो थोड़े बहुत ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह भी दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए टेम्पल्स वर्शिप का प्लेस है लेकिन हाउस ऑफ गॉड है, ऐसे ही ऑर्डिनरी हाउस। बट हाँ, ऑर्डिनरी हाउस और टेम्पल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आउटर वॉल का। अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। अब गॉड को हम वर्शिप करने आ रहे हैं, जो मैंने आपको लाइन बताई, पीपल ऑलवेज टेक दी ग्रेन्स कर्ड फिश, वो सब कुछ भगवान के पास लेके आएंगे, है ना, और भगवान को डोनेट करेंगे। फिर जैसे जैसे आप ये चीज़ें भगवान को डोनेट करते रहोगे तो उनकी प्रोसेसिंग होती जाएगी। एग्जाम्पल, ऑयल प्रेसिंग मशीन लग गई, ग्रेन मशीन लग गई, स्पिनिंग वीविंग मशीन लग गई। धीरे धीरे टेम्पल जो था वो बढ़ता चलेगा और ग्रेजुअली टेम्पल बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। तो देखिए क्या बन गया, अर्बन इंस्टीट्यूशन। पहले वो बस टेम्पल था और वही टेम्पल पे सब लोग आसपास आने लग गए, अर्बन एरिया डेवलप्ड हो गया। तो बिकॉज ऑफ द टेम्पल वी कैन से कि अर्बनाइजेशन आई कहाँ आई बेटा, साउथर्न मेसोपोटामिया में। तो ये तो एक स्टोरी हुई आपकी कि टेम्पल्स की वजह से हमारी सिटीज़ डेवलप्ड हुई हैं। अब दूसरे सीन में स्टोरीज देखते हैं, और भी रीजंस होंगे, यस और भी रीजंस हैं। अब दूसरा रीज़न क्या है, तो दूसरा रीज़न मैंने आपको हेडिंग में ही लिखा था, दूसरे रीजंस हैं हमारे किंग। अब आप कहोगे मैडम किंग, किंग कैसे आ गए जिन्होंने सिटीज़ बनाई। तो देखो स्टोरी से ही आपको समझाते हैं। ये मेरी यूफ्रेट्स रिवर है, ठीक है बेटा, पता ही होगा मेसोपोटामिया इज़ द लैंड बिटवीन, yes yes yes, मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। यस, टू रिवर्स के बीच की जो लैंड है वो हमारी मेसोपोटामिया है। तो समझिए ये मेरी यूफ्रेट्स रिवर है। अब कई लोग यहाँ रहते हैं रिवर के और कई लोग डाउन स्ट्रीम में रहते हैं, है ना। कई लोग अपस्ट्रीम में रहते हैं और कई लोग डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम के लोगों को हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, चलो ये दूसरे लोग हैं, और एक येलो कलर के लोग हैं। अब क्या होता था, जब हम सबको पता है मई जून का मंथ आएगा, हमारे पास रिवर में पानी ख़त्म हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है। तो बेटा जो ये अपस्ट्रीम के लोग हैं ना, यस ये येलो वाले लोग, सारा पानी ये अपने पास ही रख लेते थे। बेचारे ग्रीन कलर के लोगों को पानी ही नहीं देते थे। इन शॉर्ट इंग्लिश में, अपस्ट्रीम्स के लोग सारा पानी यूज़ कर लेते थे और जो डाउन स्ट्रीम्स के लोग थे उन्हें वाटर ही नहीं मिलता था। कभी वाटर का इश्यू आ जाता था, कभी लैंड का इश्यू आ जाता था। तो इट मीन्स मेसोपोटामिया आपस में लड़ते थे। यस फ्रेंड्स, सही सुना आपने, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते थे, समटाइम्स बिकॉज ऑफ वाटर एंड समटाइम बिकॉज ऑफ लैंड। अब सारा पानी आप ही ले लोगे तो येलो कलर के लोग ही सारा पानी ले लेंगे, तो बेचारे डाउन स्ट्रीम्स के लोगों के पास पानी कहाँ से आएगा। तो अब इनके चीफ आए। चीफ कौन मैडम, तो चीफ बेटा मुखिया। अब इन दोनों के चीफ बने, मुखिया बने, और वो चीफ आपस में लड़ते थे, वॉर करते थे। इतनी वॉर होती थी कि जो भी पर्सन जीतता था वो सामने वाले पर्सन का सामान तक लूट के ले जाता था। आप समझ रहे, मटेरियल भी लूट के ले जाएगा, उनसे सारी आइटम्स भी लूट के ले जाएगा। और धीरे धीरे ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इट मीन जो छोटी बहुत वॉर होती थी, वो जो चीफ शुरू करते थे, धीरे धीरे चीफ ताकतवर होने लग गए, चीफ की पावर बनने लगी और यही चीफ बाद में चल के किंग्स बने। अब किंग क्या सोचेगा, किंग सोचेगा कि मेरे पास तो नीचे बहुत सारे लोग रहने चाहिए। तो किंग एक जगह रहने लग गया। उस किंग को रहने के लिए उसके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे। मतलब कौन से लोग, जैसे मान लो ग्रीन वालों को इस चीफ ने पानी दिलाया, है ना, तो अब सब के सब हमेशा ग्रीन वाले लोग अपने चीफ के साथ ही रहेंगे कि भाई हमारा चीफ तो बहुत अच्छा है, हमारा मुखिया तो बहुत अच्छा है, इसने हमें वाटर भी दिला दिया, लैंड भी दिला दी, अब से हम हमेशा इसी के पास रहेंगे। तो यही चीफ जब आगे चल के और थोड़ा एम्पायर वास्ट करने लग गए, इनके लिए लड़ाई लड़ने लग गए, तो यही चीफ बेटा क्या बन गए, किंग बन गए। और इन्हीं किंग्स की वजह से जो है ये पूरा के पूरे सब लोग इसी किंग के आसपास रहेंगे। अब ये सब लोग किंग के आसपास रहेंगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली सी बात थी कि हमारा जो किंग है उसने भी सिटीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया। यस, तो देखिए यही मैंने आपको स्टोरी सुनाई जो आपके इसमें लिखी है, ठीक है। मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में भी ये हमें देखने को मिला है, विलेजेस भी लोकेटेड और डिलोकेट होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो वाटर के लिए लड़ते रहते हैं। कभी कभार डाउन स्ट्रीम लोगों के पास पानी नहीं होता,
इसी पानी के चक्कर में इनकी आपस में क्या हो जाती है मैडम, इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। यस स्टूडेंट्स, इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है लैंड और वाटर को लेके। इतनी ज़्यादा लड़ाई होती चली जाती है, यही चीफ बाद में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल क्रिएट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो समझिए सब लोग इन्हीं चीज़ के पास रहना पसंद करते हैं। तो जैसे हमारे पहले सब लोग टेम्पल्स के पास रह रहे थे तो हमारी सिटीज़ डेवलप्ड हुई, ऐसी सब लोग किंग के पास रहते हैं तो सिटीज़ डेवलप्ड हुई। तो बेटा क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हो गया मेसोपोटामिया में। किसकी वजह से, टेम्पल्स की वजह से भी और किंग की वजह से भी। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट की। तो यस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो टेम्पल्स ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा टेम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया है। तो मैंने टेम्पल की जो स्टोरी सुनाई है कि टेम्पल्स पहले बहुत छोटे होते हैं, टाइम के टाइम साथ साथ टेम्पल्स बढ़ते चले जाते हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। तो ये था हमारा साउथर्न मेसोपोटामिया जो डेवलप्ड हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ किंग्स एंड टेम्पल्स। नेक्स्ट शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से बेटा 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों। बेटा पेपर में कई बार टाउन प्लानिंग ऑफ उर, फीचर्स ऑफ सिटी उर, या सीधा क्वेश्चन आता है लाइफ इन दिस सिटी। आपको पता है मैंने द सिटी क्यों लिखा और यहाँ पे उर क्यों लिखा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उर को लोग द सिटी से जानते थे। मतलब मेसोपोटामिया में ऐसा बोल दो कि हम सिटी जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो सिटी का मतलब क्या है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, उर जा रहे हो। तो सोचो उर इतना फेमस है। तो हम बात करते हैं अब उर, जो मेसोपोटामिया का एक शहर है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी अंडरलाइन किया रखी है, हेडिंग्स बना रखी हैं। इसी नोट्स और इसी हेडिंग से आप इजीली अपने पेपर में लिखिए एंड यू विल गेट योर 8 मार्क्स। ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या है, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स का मतलब है कि उस टाइम पीरियड में हमारे मेसोपोटामिया की इतनी छोटी छोटी नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी। सोचिए इतनी छोटी छोटी, यहाँ भी हाउस, 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 सेम सेम सेम, ये सब हाउस हैं और नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स हैं। हिंदी में बोला जाए बिल्कुल पतली पतली संकरी सी गलियाँ। इतनी छोटी गलियाँ हैं कि अगर मुझे अपने घर में सामान लेके जाना है बेटा तो मैं लेके नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे बुलुक कार्ट जाएगी नहीं, मेरी घोड़ा गाड़ी नहीं जाएगी। तो मैडम कैसे सामान जाएगा, तो बेटा सामान जाएगा डंकी बैग पे। यस, मतलब गधे के ऊपर सामान डाल के हम लेके जाएंगे और अंदर लेके जाएंगे अपने हाउसेज में। सेकंड पॉइंट, इतनी छोटी गलियां थी, इरेगुलर शेप्स ऑफ हमारे हाउसेस थे, किसी भी हाउस की शेप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई थी। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी आ सकता है एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, मतलब बिल्कुल भी टाउन प्लानिंग नहीं थी। जब कभी आप 12th क्लास का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मोहनजोदारो 12th क्लास का ही टॉपिक है। मोहनजोदारो बहुत ही अच्छे टाउन प्लानिंग के साथ है, इसीलिए क्लास 11th की बुक में कंपेयर किया हुआ है मोहनजोदारो को और उर को। तो उर की तो टाउन प्लानिंग 0 है, पर मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग A1 है। तो देखो पहली हेडिंग क्या बनी, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट। दूसरी हेडिंग क्या बनी, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। अब तीसरी सुनो, ड्रेन्स एंड क्ले पाइप। आपको पता है हमारे उर में बिल्कुल भी ड्रेन्स और क्ले पाइप्स थे ही नहीं, मतलब छोटी छोटी नालियाँ थी ही नहीं। तो फिर आप कहोगे मैडम पानी कहाँ जाता था, तो बेटा वो सारा पानी अपने हाउसेज में ही रख लेते थे या फिर थोड़ा बहुत उनकी स्ट्रीट्स में चला जाता था। मतलब जो भी आपका गंदा पानी है, ड्रेन्स पाइप्स हैं, वो सारे उनके कोर्ट यार्ड्स में ही थे, उनके आंगन में ही थे। कैन यू बिलीव, जो हाउस है उसकी हाउस की जो छत बनी हुई थी, जो हाउस की वो छत बनी हुई थी वो भी ऐसे स्लोप में थी। समझो ये मेरा घर का कोर्टयार्ड है और ऐसे स्लोप, तो मतलब रेन वाटर का भी जो पानी जाएगा, कैसा भी पानी जाएगा, वो कोर्टयार्ड में ही, आंगन में ही सारा पानी जाता था। हो सकता है वो उस पानी का स्टोर करते हो, लेकिन उनका चैनल हमेशा कोर्टयार्ड से ही था। ठीक है। अब क्या होता था, और एक सबसे मेन बात आपको पता है, मोहनजोदारो में तो बिल्कुल क्लीनिनेस थी, बिल्कुल साफ था। लेकिन अगर उर की बात करें, उर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि मेसोपोटामिया है, उर में लोग अपने घर का सारा कूड़ा जो है वो कहाँ फेंक देते थे, अपना सारा कूड़ा फेंक देते थे बिल्कुल बाहर। यस बेटा, बिल्कुल बाहर, कहाँ, गलियों में। और वो गली में इसलिए बाहर का कूड़ा फेंकते थे ताकि गलियों का लेवल ऊपर हो जाए, क्योंकि पकी हुई सड़कें तो थी नहीं, कच्ची मिट्टी की सड़कें थी, तो वो सारा कूड़ा फेंक देते थे और वो कूड़ा फेंक फेंक के अपने घर ऊँचा, मतलब
गलियाँ ऊंची हो जाएंगी। अब सोचो गली तो ऊंची हो गई लेकिन आपका घर तो ऊंचा हुआ नहीं, फिर उस घर को ऊपर करो, समझ रहे हो, ताकि बाहर का मड अंदर ना आ जाए। तो दीज थिंग्स वर ऑलवेज डन इन दी मेसोपोटामिया। मतलब पहले बाहर कूड़ा फेंक दो, स्ट्रीट्स ऊपर करो, और फिर अपने घर नीचा हो जाएगा, बाहर इतना कूड़ा हो जाएगा, फिर उस घर को ऊपर करो ताकि बाहर का मड अंदर ना आ सके। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइवेसी। प्राइवेसी क्यों मैडम? क्योंकि आपको पता होना चाहिए उनके खास रूम्स में कभी भी विंडोज़ ही नहीं थी। यस, रूम्स, इसके बीच में गैप है बेटा। लाइट केम फ्रॉम दी रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज़। उनके वहाँ पे हमेशा जो लाइट आती थी, लाइट मतलब सनलाइट, वो सनलाइट आती थी डोर से, क्योंकि विंडोज से वो ज़्यादातर ओपन ही नहीं रखते थे, या विंडोज़ थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप विंडो ओपन रखोगे बेटा तो आपके घर में से सब लोग झांक के जाएंगे, है ना। तो दैट्स वाई प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। और देखिए सबसे बड़ा सुपरस्टिशन क्या है, गलियाँ इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि जो मेरा बाहर का मेन डोर गेट है वो कभी ओपन ही नहीं हो सकता था। किधर की साइड मैडम? बाहर की साइड बेटा। मतलब मान लीजिए मेरा गेट है, ये मेरा बाहर डोर है पूरा, बाहर का मेन डोर, तो मैं बाहर ओपन करना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे ओपन खुलेगा ना, बाहर ऐसे खुलेगा, पर ये ओपन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मेरे पास इतनी संकरी गली है, इतनी नैरो स्ट्रीट्स है कि जो डोर है वो बाहर ओपन ही नहीं हो सकते। इसलिए लोगों ने एक सुपरस्टिशन बनाया हुआ था, मतलब अंधविश्वास। पहले तो बाहर गेट ओपन होगा नहीं, वो बहुत लक्की होगा जिसका गेट बाहर ओपन हो गया। और बाई चांस अगर आपके गेट देखो आउटवर्ड ओपन हो भी गए, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड ओपन हो गए, जैसे मैंने खोले हैं बाहर की तरफ खुल गए, तो इसका मतलब उस घर में जो वाइफ है वो टॉर्चर करती होगी किसको? हस्बैंड को। बड़ी मजाक सी बात है पर ये सच है। जो वाइफ है वो मारती होगी पकड़ के अपने हस्बैंड को। क्यों? ये उनका अंधविश्वास है, एक सुपरस्टिशन है। अगर आपका जो गेट है वो बाहर की साइड ओपन हो गया। गॉट इट? एक और पॉइंट पढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रेव्स। ग्रेव्स क्या होता है मैडम? तो बेटा ग्रेव्स होता है कब्र। अब उर में हमें ज़्यादातर जो ग्रेव्स मिली हैं वो टाउन सीमेंट्री मतलब सीमेंट वाइज मिली है, बट सीमेंट वाइज सिर्फ उनकी मिली है जो रिच लोग हैं। बेचारे जो पुअर और कॉमन मैन है वो तो अपने ही घर का जो कोर्टयार्ड है, जो भी आपको बताया आंगन, उसी घर के आंगन में एक गड्ढा खोदते हैं। उसी गड्ढे में खोदने के बाद उनके घर में जिसकी भी डेथ होती है उसी गड्ढे में दफना देते हैं। इसका मतलब ग्रेव्स जो हैं वो घर के आंगन में ही बनाई गई थी। और पर बहुत रिच जो लोग थे उन्होंने तब भी सीमेंट वाली ग्रेव्स हमें देखने को मिलती हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल दोबारा करते हैं ताकि आपको याद हो। लाइफ इन दी सिटी में क्या हुआ? नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट मैडम, बहुत छोटी गलियाँ, नो टाउन प्लानिंग, ड्रेन और क्ले पाइप हमारे बिल्कुल घर के अंदर हैं। स्ट्रीट का लेवल राइज होता है। कैसे राइज होता है? क्योंकि मैं सारा घर का कूड़ा कहाँ फेंक देती हूँ? बाहर गली में। कोई विंडोज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करनी है। सुपरस्टिशन है कि वाइफ जो है पीटेगी किसे? अपने हस्बैंड को, अगर आपका बाहर गेट ओपन हो गया, है ना। और ग्रेव्स, ग्रेव्स मतलब क्या है? जो आपकी कब्र है वो ज़्यादातर घर के अंदर ही बनाई गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ट्रेडिंग टाउन इन दी पेस्टोरल जोन। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में। मतलब ऐसे टाउन्स जहाँ पर ट्रेडिंग भी होती है और पशुपालन भी होता है। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वाई वर मोबाइल एनिमल हर्डर्स नॉट नेसेसरी अ थ्रेट टू टाउन लाइफ? जो मोबाइल एनिमल हर्ड थे वो हर बार ज़रूरी नहीं था कि टाउन लाइफ के लिए बिल्कुल थ्रेट का ही काम करें। समझ रहे हो? अब आप कहोगे मैडम हमें बात समझ नहीं आई, आप कौन सी बात कर रहे हो? तो हम आपको क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, आंसर्स के साथ, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आए। तो अब हम बात करने वाले हैं एक नई जगह, और उस जगह का नाम है मारी। यस फ्रेंड्स, अब तक हमने जो पीछे बात करी थी वो बात करी थी उर की, है ना। अब हम बात करने वाले हैं मारी की। अब ये मारी क्या है? देखिए मारी अब ये जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बीच में से तो रिवर जाती है। यस फ्रेंड्स, बीच में से सेंटर में से रिवर जाती है। कौन सी रिवर जाती है मैडम? तो बेटा हमारी रिवर जाती है यूफ्रेट्स। ठीक है। और यहाँ पर हमारे रहते हैं एनिमल हर्डर्स भी, और यहाँ पर हमारे रहते हैं कौन? यहाँ पर हमारे रहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट भी। बात समझ रहे हो? मतलब एनिमल हर्डर्स भी यहीं रहते हैं, मतलब जो लोग पशुपालन करते हैं, लिखा है ना, हमारे हर्डर्स भी यहीं रहते हैं। और हमारे कौन रहते हैं? हमारे फार्मर्स भी यहीं रहते हैं। तो फार्मर्स भी रहते हैं और हर्डर्स भी, सब लोग कहाँ रहते हैं? मारी में रहते हैं।
इतनी बात तो समझ आ गई बेटा? हाँ जी मैडम, आ गई। मतलब मारी एक शहर है, एक नया टाउन है जिसके बारे में हम मेसोपोटामिया में पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी उर के बारे में पढ़ा, वैसे ही मेसोपोटामिया में मारी है। वहाँ पे फार्मर्स भी रहते हैं और हर्डर्स भी रहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं मैडम? तो बेटा देखो, फार्मर्स का काम क्या है? एग्रीकल्चर करना। और हर्डर्स का काम क्या है? पशुपालन करना, मतलब अपने साथ काऊ, बफेलो, गोट, एनिमल्स रखना। तो फार्मर्स जो हैं वो तो एग्रीकल्चर की सारी आइटम्स देते होंगे हर्डर्स को, समझ रहे हो? क्या देते होंगे? वीट, बार्ले, ग्रेन्स, ये सब कुछ। और हर्डर्स क्या देते हैं मैडम? तो हर्डर्स देते हैं बेटा चीज़, लेदर, मीट, मिल्क, ये सब। इट मीन्स रियलिटी में मारी में ये दोनों आपस में छोटा मोटा ट्रेड करते रहते हैं। कोई आइटम्स फार्मर्स देते हैं, थोड़ी आइटम्स हर्डर्स देते हैं। इट मीन्स दे ऑलवेज डू अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन दी थिंग्स, है ना। फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर दे रहे हैं और हर्डर्स अपना चीज़, लेदर, मीट, ये सब कुछ दे रहे हैं। तो ये नॉर्मल अपना खुशी खुशी ट्रेड करते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम तब हुई बेटा जब ये हमारे जो हर्डर्स हैं, ये क्या करने लग जाते हैं? हर्डर्स जो है वो अटैक करने लग जाते हैं फार्मर्स पे। क्योंकि देखिए, आपको मिल्क नहीं मिलेगा एक दिन दो दिन तो ऑब्वियस सी बात थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ग्रेन्स हमें, वीट वीट हमें डेली चाहिए। तो हमेशा जो हर्डर्स थे उनके पास फूड की शॉर्टेज रहती थी। क्यों शॉर्टेज रहती थी? क्योंकि फूड तो उन्हें भी खाना है, उनके एनिमल्स को भी खाना है, ग्रास भी खानी है। लेकिन अगर विंटर सीजन आ गया तो उनके पास फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। और यही फूड की शॉर्टेज इन्हें फोर्स करती थी दैट दे ऑलवेज अटैक ऑन दी फार्मर्स। इसका मतलब हर्डर्स के पास जब भी खाने की कमी होती थी तो ये हर्डर्स क्या करते थे? ये हर्डर्स हमारे फार्मर्स के ऊपर अटैक कर देते थे, इनके घरों पे अटैक कर देते थे, इनके एरियाज पे अटैक कर देते थे। और इनकी जो फील्ड्स थी उनमें से सामान चुरा के भाग जाते थे, ग्रेन्स को लूटते थे, ठीक है। या फिर कभी कभार हर्डर्स क्या करते थे, जो अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर है। अपनी जब भी काऊ को, बफेलो को पानी पिलाने आते थे तो यहाँ पर जो भी क्रॉप्स होती थी, फार्मर्स बेचारे की जो भी क्रॉप्स है उन सबको ruin कर देते थे। ruins मतलब तबाह कर देते थे। मतलब या तो उसके एनिमल्स ख़राब कर रहे हैं सारी क्रॉप्स, या हर्डर्स खुद अटैक कर रहे हैं फार्मर्स पे। तो मतलब इतनी कंडीशंस ख़राब थी कि फार्मर्स जो थे बेसिकली वो हर्डर से परेशान ही हो जाते थे कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है बार बार। मतलब दे ऑलवेज अटैक ऑन ईच अदर, है ना। तो हमारे जो हर्डर्स हैं वो हमेशा अटैक करते रहते थे बेचारे फार्मर्स पे। देखो एक बार एनसीईआरटी देखो, वैसे तो हमारे फार्मर्स और हर्डर्स नीड टू ऑलवेज बी एक्सचेंज गुड्स। कि फार्मर से वो क्या सामान ले रहे हैं? फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर दे रहे हैं और हर्डर्स उसके बदले में उन्हें मिल्क, फूड, एग, है ना, मतलब मिल्क, लेदर, चीज़ और एग्स वगैरह दे रहे हैं। बट दे आल्सो अराइज अ मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगी? क्योंकि भाई वो अपने पशुओं को, अपने काऊ को, अपनी गोट को, अपनी बफेलो को पानी पिलाने तो लेके जाएंगे ना। तो वो सारी फार्मर्स की क्रॉप्स को ruin कर देते थे और कई बार फार्मर्स पे अटैक कर देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स को कोई लाइफ का थ्रेट है, नहीं। मतलब वो उनके सिर्फ विलेजेस के को खाना लूटने के लिए आते थे बस। इसका मतलब हर्डर्स जो थे वो हमेशा बीइंग, देखो लिखा है ना, हर्डर्स जो थे वो बीइंग मोबाइल कैन रेड एग्रीकल्चर विलेजेस एंड सीज देयर स्टोर्ड फूड। मतलब हर्डर्स जो हैं वो हमेशा रेड करते रहते थे एग्रीकल्चरस्ट विलेजेस पे, ताकि वो उनके पास जितना भी स्टोर फूड है वो उसे लूट के लेके जा सके और अपना खाना पीना कर सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि बेचारे हर्डर्स को तो अपने लिए भी खाना है और अपने जानवरों को भी खिलाना है। दैट्स वाई जो अब क्वेश्चन है वो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई वर मोबाइल एनिमल हर्डर्स नॉट नेसेसरी अ थ्रेट टू टाउन लाइफ? वो कह रहे हैं कि जो एनिमल हर्डर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो टाउन लाइफ के लिए बिल्कुल थ्रेट ही हैं, बिल्कुल खतरा ही हैं। हाँ, वो उन्हें परेशान ज़रूर करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें वो जान से मार देंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ, बट ये कन्फर्म है कि वो थ्रेट थे। थ्रेट मतलब खतरा है उनके लिए, है ना। और वो कैसे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। रियलिटी में तो हर्डर्स और फार्मर्स एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं, बट हर्डर्स समटाइम्स अटैक ऑन देयर फूड्स, अटैक ऑन देयर फील्ड, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये चीज़ें होती रहती थी।
अब हम बात करते हैं किंग ऑफ मारी की। अब ये किंग ऑफ मारी कौन है मैडम? तो बेटा जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा मारी, मारी में जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास कौन है, फार्मर्स भी हैं मारी में और हर्डर्स भी हैं, उसी का राजा है एक। कौन है राजा? तो वो है किंग ऑफ मारी। और किंग ऑफ मारी है हमारे जिम्रलिम। ठीक है, कौन है? यस, जिमरिलिम। ठीक है, इट्स जी मतलब जेड है ये, जिमरिलिम। अब जिमरिलिम जो है वो हमारे किंग ऑफ मारी है। किंग ऑफ मारी जो है बेसिकली वो देखा गया, वो एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन था, बहुत ही अच्छा पर्सन था, जो कि सिर्फ मेसोपोटामिया के गॉड नहीं, इवन मारी का एक अपना खुद के भगवान है जिनका नाम है बेटा देखो ये रहा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया उर के गॉड कौन है? मून, है ना। उर के गॉड कौन है? इना, लव ऑफ गॉड एंड वार। वैसे ही मारी के जो गॉड हैं वो डैगन है, डैगन गॉड है। तो जो किंग का था, मारी का जो किंग था, जो राजा था, वो इतना अच्छा था कि उसने मारी के उस डैगन गॉड के लिए भी टेम्पल्स बनवाए, बहुत सारी चीज़ें करी। किंग ऑफ मारी भी एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता था और मारी में बहुत अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोग रहते थे। इसका मतलब देखो किंग कभी भी किसी रिलीजन के साथ ऐसा फोकस में नहीं था। बट हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि आपको पता होना चाहिए जो किंग ऑफ मारी है वो बहुत विजिलेंट रहता था। उसको पता है कि मेरे शहर में, मेरे एरिया में जो फार्मर्स हैं और बेचारे जो हर्डर्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब जो हर्डर्स हैं वो हमेशा फार्मर्स पे अटैक करते रहते हैं। तो जो मारी का किंग है वो इतना विजिलेंट रहता था कि उसने अपने सिपाही छोड़े हुए थे इस जगह जगह पे, इस बात का पता लगाने के लिए कि तुम देखो सस्पेक्ट तो नहीं है विलेजर्स में, रात को कोई सस्पेक्ट तो नहीं आ गया, गांव में कोई हॉर्डर्स तो नहीं आ गया जो बेचारे विलेजर्स को परेशान करे। तो देखो किंग हैज़ बीन सीइंग अ फ्रीक्वेंट फायर। एक बार एक लेटर मिला, उस लेटर में लिखा हुआ है कि नाइट में, रात को सिग्नल्स देखे जाते हैं। क्या सिग्नल देखे जाते हैं? फायर सिग्नल देखे जाते हैं। और हर्डर बिल्कुल प्लान बनाते हैं, फायर सिग्नल करते हैं और विलेजर्स पे अटैक कर देते हैं। ये सब बातें मारी का किंग भी नोट करता था और हर्डर्स पे ध्यान रखता था कि हर्डर्स ज़्यादा रात को या कैसे भी टाइम पे जो हमारे विलेजर्स हैं उन्हें परेशान ना करें। तो इन शॉर्ट मतलब क्या है कि विलेजर्स पे भी ध्यान रख रहा है और हर्डर्स पे भी ध्यान रखना है किंग ऑफ मारी। तो मतलब देखिए मारी का राजा कितना ही विजिलेंट रहा। इसके अलावा आपको एक बात बता रखी है जो थोड़ी बहुत आपके लिए जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मारी जो है उसके बीच में यूफ्रेट्स रिवर रहती है। तो राजा जो था वो बहुत रिच था, आपको पता है। जो मारी ऑफ किंग है जिसका नाम जिमरलीम है वो बहुत रिच है। क्यों रिच है? तो एक छोटी सी स्टोरी है, ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है आपको समझने। अब ये यूफ्रेट्स रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर से हमेशा कोई ना कोई बोट, ठीक है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जाएगी और मारी एरिया यहाँ पर है, मान लो ये मारी है। तो जो मारी का राजा था दे ऑलवेज टेक अ टैक्सेस। यस, देखिए उस टाइम पीरियड में मारी का राजा जो भी बोट हमारी जिस जो भी जो बोट है वो इस पानी से क्रॉस करेगी, जो भी बोट क्रॉस करके जाएगी दे हैव टू पे टैक्सेस टू दी मारी। मतलब वो मारी के राजा को बिना टैक्स दिए नहीं जा सकती। तभी तो मारी जो शहर है वो, उसके पास इतनी मिलिट्री नहीं है, उसके पास इतना काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मारी जो शहर था वो बहुत प्रॉस्परस था, बहुत रिच था। तो देखिए एक मैंने आपको मेसोपोटामिया में शहर बताया, टाउन जो हमारी सिटी कहलाता है, उर की मैंने फीचर बता दिए। एक दूसरा शहर मैंने आपको बता दिया मारी, कि मारी में कौन रहता है। मारी में रहते हैं फार्मर्स, मारी में रहते हैं हर्डर्स, और मारी का राजा दोनों पे निगरानी रखता है, दोनों पे बिल्कुल विजिलेंट रहता है, जिसका नाम है जिमजिलिम। और मारी का राजा लोगों से लेता है टैक्स। अब कहोगे मैडम कितना टैक्स लेता है, तो देखिए वो भी मार्क करा देते हैं। मारी का राजा बोलता है जो भी बोट मेरे यहाँ से क्रॉस करेगी, जो भी उस बोट में सामान है उसका 1/10 आपको मुझे सबमिट करना पड़ेगा। समझ लो, इसका मतलब अगर कोई बोट जा रही है और बोट में 300 वाइन वॉर्स हैं, मतलब सॉरी जार्स हैं, मतलब वाइन की बोतलें जा रही हैं 300, तो 300 में से आप हिसाब लगा लो। अगर मैं 300 का हिसाब लगाया तो अप्रोक्सीमेट 30
30 वाइन की बोतलें किसे जाएंगी? अकेले किंग के राजा को। तो ऐसे मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया वाइन की बॉटल्स का। ऐसे अलग अलग कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी बोट वहाँ से जाएगी, जैसे ही बोट क्रॉस करेगी हम उस बोट को डाउन स्ट्रीम तभी जाने देंगे, नीचे की तरफ तभी जाने देंगे जब उस बोट पे जो भी सामान है आप किंग ऑफ मारी को सबमिट करोगे। तो कितना टैक्स लगता है? एमसीक्यू में पता होना चाहिए। उस बोट में जो भी मटेरियल है उसका 1/10 टैक्स लगता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है गिलगामेश। अब ये गिलगामेश कौन है मैडम? तो देखिए रोल ऑफ गिलगामेश हमारी बुक में दिया है। ये एक अच्छी कहानी है, मतलब एक ऐसे राजा की कहानी जो शायद अपने सिटी को, अपने टाउन को बहुत प्यार करता है ना। क्योंकि उसने वो टाउन, वो गलियां, वो रास्ते उसने खुद बनाए। तो मतलब पहली बार कोई ऐसी जगह जो उसने बनाई है ना। हम सबको पता है मेसोपोटामिया वाज दी सिटी जो फर्स्ट टाइम डेवलप्ड हुई। मेसोपोटामिया वाज दी लैंड जहाँ पे राइटिंग डेवलप्ड हुई। तो इसका मतलब मेसोपोटामिया का एक राजा जो अपनी ही जगह से बहुत खुश है। अब बात करते हैं हम गिलगामेश की। छोटी सी स्टोरी है, बड़ी ही हैरान करने वाली। देखो गिलगामेश का पहला रूलर कौन है आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है इनमार्कर। ठीक है, गिलगामेश का फर्स्ट रूलर है इनमार्कर। इनमार्कर एक ऐसा रूलर है जिसने फर्स्ट टाइम राइटिंग डेवलप की। एमसीक्यू में याद रखना, उर का फर्स्ट रूलर इनमार्कर था। ठीक है, उनका फर्स्ट रूलर इनमार्कर था और इसी इनमार्कर ने पहली बार राइटिंग का यूज़ किया था। ठीक है, अब हाँ जी मैडम इतना समझ आ गया? हाँ जी मैडम आ गया। अब क्या हुआ? तो देखो बेटा अब ये हुआ, इनमार्कर के बाद हमारे उर्क में एक नया राजा सीट पे बैठा जिसका नाम है गिलगामेश। ठीक है, गिलगामेश की बस इतनी सी स्टोरी है। गिलगामेश ने उर्क को बहुत अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से डेवलप किया। वहाँ पे टेम्पल्स बनाए, रोड्स बनाई, स्ट्रीट्स बनाई, हाउसेस बनाए, वॉल्स बनाए, सब कुछ बनाया। बहुत खुश राजा था। लेकिन एक दिन ना उसके दोस्त की डेथ हो गई, फ्रेंड की। उस फ्रेंड की डेथ से गिलगामेश इतना ज़्यादा सदमे में चला गया कि उस बात को दिल पे ले गया कि हाँ मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई। मतलब उसे रियलाइज़ हो गया गिलगामेश को कि एक दिन तो मेरी भी डेथ होनी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पता करके आता हूँ कि ये डेथ होती कैसे है, कहाँ जाते हैं, सीक्रेट है क्या। मतलब जो डेथ हो जाती है उसके बाद सीक्रेट्स क्या है, मतलब उसके बाद होगा क्या, हमारी लाइफ का आगे क्या होगा। वो बहुत जगह घूमता है, एक टाउन दूसरे टाउन, विलेजेस क्रॉस कर जाता है, समुद्र क्रॉस कर जाता है, पर उसको इस बात का रहस्य जो है समझ नहीं आता कि डेथ के बाद आगे क्या होता है या डेथ का रहस्य क्या, कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने देखो मन को कैसे समझाता है, गिलगामेश अपने आप को रियलाइज़ कराता है, अपने आप को समझाता है कि मैं वापस चलता हूँ कहाँ, अपने शहर उर्क, मतलब अपनी सिटी वापस आ जाता हूँ उर्क। और उर्क में आके पता है क्या करता है? उर्क में वो ये कहता है कि मैं ना यहाँ पर अपनी उन्हीं दीवारों को देख रहा हूँ, अपनी फायर्ड ब्रिक्स को देख रहा हूँ, अपनी सिटी को देख रहा हूँ, अपनी सिटी की वॉल को देख रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी उर्क शहर बनाया है ना, वो एटलीस्ट मेरे जाने के बाद भी यहाँ रहेगा। समझ रहे हो? वो सोचता है कि लोग मुझे शायद इसीलिए याद रख लेंगे कि मैंने ये उर्क शहर बनाया, ये सिटी बनाई है। और लोग चाहे मुझे याद रखें ना रखें, वो कम से कम यहीं पे रहेंगे। समझो, उसका सन भी उसको ट्राइबल हीरो की तरह याद रखेगा। ये सिटी, ये जो शहर है वो मैंने नहीं बसाया, वो यहाँ के लोगों ने बसाया है। तो सोचो गिलगामेश इतना अच्छा राजा था कि उसने अपनी हर चीज़ जो भी खुशी से देखी अपनी सिटी में ही बिता दी। अपनी वॉल्स को देखता रहा, अपनी सिटीज़ को देखता रहा, उसे प्यार करता रहा और अपना लास्ट समय अपने शहर, अपने उर्क में ही बिताया। और बोला जो भी उर्क आज बना हुआ है वो सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से। तो इट्स अ ओनली जर्नल स्टोरी जो कि गिलगामेश के बारे में है कि गिलगामेश अपनी सिटी, अपने शहर को कितना प्यार करता है। एनसीईआरटी में दे रखी है तो हमने करी। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे आज के, और यहीं से हमारे चैप्टर का एंड होता है, लीगेसी ऑफ राइटिंग। लीगेसी ऑफ राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क का क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में कई बार दिखेगा। येस फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टर्म दे रहे हो, आप यूटी दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, इसका नाम हो सकता है लीगेसी ऑफ राइटिंग, इसका नाम हो सकता है अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामिया। तो लीगेसी ऑफ राइटिंग या फिर हम बोल सकते हैं अचीवमेंट ऑफ मेसोपोटामिया, ये भी आपके लिए मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है।
तो बेटा सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट लीगेसी ऑफ मेसोपोटामिया पता है आपको क्या है? ग्रेटेस्ट लीगेसी मतलब बहुत बड़ी चीज़ तो यही है मेसोपोटामिया के लोगों की कि जो उन्होंने राइटिंग करी, यही सबसे बड़ी बात है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने राइटिंग करी। अब वो राइटिंग किस किस पर्पस के काम आती है समझो, उस राइटिंग का ही क्या यूज़ है। तो उस राइटिंग की वजह से आज हमें टाइम के बारे में पता है और मैथ्स के बारे में। देखो एक एक पॉइंट करके समझते हैं। मैथ्स के बारे में, यस बेटा मैथ्स के बारे में पता है। मेसोपोटामिया ने हमें दिया मल्टीप्लाई, डिवीज़न, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, ये सब चीज़ें मैथ्स हैं और ये सब चीज़ें हमें मेसोपोटामिया ने दी हैं। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे मेसोपोटामिया ने ये वैल्यू निकाली स्क्वायर रूट 2 की। आज हम कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर रूट 2 की। आप इजीली देख सकते हैं कितना स्लाइटली सा डिफरेंस है। उस टाइम के लोगों को ही अपने स्टूडेंट्स को मेसोपोटामिया ने ये सिखा दिया था एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है। मतलब आज जो आप 9th-10th के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, वॉल्यूम, सबके फॉर्मूले याद करते हो, ये सब किसकी देन है? मेसोपोटामियंस की। और ये तब तक अनसक्सेसफुल होती जब तक कि राइटिंग ना होती। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है बेटा मेसोपोटामिया की? दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है टाइम रिवॉकनिंग। टाइम रिवॉकनिंग का मतलब ये है, टाइम रिवॉकनिंग का मतलब ये है कि हमारे जो मंथ है उसमें 4 वीक्स होते हैं। एक डे में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सारा टाइम जो आज आप डेली पर्पस में यूज़ करते हो, जो आप दिन देखते हो, सुबह रात शाम टाइम इतना बज रहा है, ये सब कुछ मेसोपोटामिया ने ही बताया। और क्या बताया? थर्ड पॉइंट देखो, साइंस। सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण साल में कितनी बार होते हैं, इन सबको नोट करना, इन सब के रिकॉर्ड रखना, स्टार्स की पोजीशंस को देखना, कॉन्स्टिलेशंस देखना, ये सब चीज़ें मेसोपोटामियन ने ही करी हैं। रात को वो स्काइज देखते थे, हर एक चीज़ नोट करते थे। हम कह रहे हैं ये मेसोपोटामिया की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ये तब तक फुलफिल ना होती जब तक हमारे पास राइटिंग ना होती। इसका मतलब राइटिंग ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने लिखना सीखा अपनी क्ले टैबलेट्स पे, तो ही तो वो लोगों को इतना सब कुछ दे पाए। तो एट द एंड हम क्या कहना चाहेंगे कि मेसोपोटामिया वाज द लैंड वेयर वी कैन सी आर फर्स्ट सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमने पहली बार सिटीज़ देखी, पहली बार राइटिंग्स देखी, राइटिंग से हमने मैथ्स देखी, मैथ्स से हमने टाइम देखा, टाइम से हमने साइंस देखी। इन शॉर्ट ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा किसका है? मेसोपोटामिया का। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर कीजिए, आप बताइए कि आपको चैप्टर्स और हमारी सीरीज़ कैसे लग रही हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस लाने के लिए। कमेंट करें कि मैडम चैप्टर 2 बनाएं या आपके लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड MCQ सीरीज़ 3 मार्क्स क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के लिए आपके लिए लाएँ। फिर मिलते हैं क्लास, हमारे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आएंगे और नई चीज़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।